जरा क्विकली बताइए, कंपटीशन लॉ में क्या क्या पढ़ लिया था? डेफिनेशंस पढ़ी थी। सबसे पहली डेफिनेशन क्या हो गया? अच्छा, कार्टेल बोल रहे हो, हमें लगा कह रहे कार खड़ी है कार। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी डेफिनेशन पढ़ी थी? एक्विजिशन की। फिर अग्रीमेंट की, जो कि सिर्फ रिटन फॉर्म में होना चाहिए। नहीं, क्या होता है? ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट इट शुड बी लीगली इन्फोर्सेबल। जब आधे ज्यादा कन्विंस हो गए हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है बीच में बोलने की? लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुछ बच्चे कह रहे इतनी मुश्किल से तो समझ में आया था, कंफ्यूज इतना कर दे रही कि जो आया तो वो भी चला गया। वेदर इट शुड बी लीगली इन्फोर्सेबल और नॉट। बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्टेल इज वैलिड, यहां तक आपका सर आने के बाद, यहां से यहां आने के बाद आपको रियलाइज होता है कुछ गड़बड़ है ना? कार्टेल इज वैलिड और वॉइड। वॉइड होता है, हर तरीके के कार्टेल वॉइड होते हैं। एक्सपोर्ट कार्टेल वैलिड होता है पक्का। बिड रिगिंग क्या चीज थी? वॉइड तो थी, होती क्या थी? बिडर्स आपस में अग्रीमेंट कर लेते थे नॉट टू बिड ईच अगेंस्ट ईच अदर, एंड इट वाज अ टाइप ऑफ वर्टिकल अग्रीमेंट। हाँ हाँ, अरे हाँ, निकल गया तो हो गया। वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? कुछ लोग पता है क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। हाँ हाँ, उन्होंने शुरुआत करी वर्टिकल से, फिर उनको आवाज आई ऑर्केस्ट्रा की पूरी की हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने वहीं से गाड़ी मोड़ ली। हॉरिजॉन्टल, हर्टिकल, है ना? अच्छा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कौन कौन से हॉरिजॉन्टल होते थे अग्रीमेंट्स? फिक्सिंग प्राइस, लिमिट प्रोडक्शन, एलोकेशन मार्केट, बिड रिगिंग। ये चारों कौन से थे? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कौन से होते थे? ये बड़े अच्छे से आते, क्या हो गया? अरे रुको रुको, साथ में लेके चलो। मैं टाई इन अग्रीमेंट, फिर एक्सक्लूसिव डीलिंग, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, रिफ्यूजल टू डील, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। इसमें इतना अच्छा कैसे आता था? ये आपको भी नहीं पता ना? अच्छा, हमको ये बताओ, ये सब कौन से सेक्शन में दिए थे? 3? पक्का? ये सब होते थे एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट विच वर डिफाइंड इन सेक्शन 3। तो फिर 4 में क्या था? डोमिनेंट पोजीशन होना गलत है? नहीं गलत है, अब्यूज होना गलत है। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा बताओ, डोमिनेंट पोजीशन कहां देखी जाती है? रेलिवेंट मार्केट में। रेलिवेंट मार्केट दो तरीके की हो सकती थी। हमने कहा रेलिवेंट मार्केट दो तरीके की हो सकती है, कुछ भी कह रहे अच्छा कौन सी होती थी? दो, जोग्राफिकल मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट। तो फिर अब आप हमको कह रहे हैं, हमसे पूछो प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है, बताओ फिर। व्हाट वाज प्रीडेटरी प्राइसिंग? ज्यादा पे देके कम कर देते हैं क्या? कह रही हमारे ऊपर, कह रही यही तो आपने बताया था। ओके, व्हाट वाज प्रीडेटरी प्राइसिंग? बिलो द कॉस्ट बेचना। ठीक है, बिलो द कॉस्ट बेचना, और बिलो द कॉस्ट बेच के सारे कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से बाहर कर देना, और फिर अपना प्राइस रेज करना। ये हमने सच में यही बताया था, गॉड प्रॉमिस। वो हमने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताई थी। वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी कि कुछ कंपनीज क्या करती है, महंगा प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, फिर कहती है नाउ एट। वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्रेडेटरी प्राइसिंग यही होती है। अच्छा, उसके बाद हम लोग ने 4 के बाद सेक्शन 5 भी स्टार्ट किया था क्या? आज करेंगे। अच्छा, क्या होता था सेक्शन 5 किस चीज का? कॉम्बिनेशन। एमआरटीपी एक्ट क्या था? नाम क्या था उसका? मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता था इस एक्ट की? वो बताओ, अथॉरिटी कौन होती थी? सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता था? जब दो एंटिटीज मिलके कॉम्बिनेशन कर रहे हैं जिससे मोनोपोली का डर होता था, तो सीसीआई क्या कह रहा था कि अगर आप कॉम्बिनेशन करने जाएंगे तो पहले आपको हमें नोटिस सर्व करना पड़ेगा। हमने आपको बताया था, इसका एक चार्ट हम लोग पढ़ेंगे
जिसमें आपने अमेंडमेंट भी कर ली थी, चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। थ्रेशोल्ड फॉर कॉम्बिनेशन पे आइए जरा, अब देखते हैं जरा थ्रेशोल्ड फॉर कॉम्बिनेशन क्या है। बहुत ध्यान से सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करना, अपनी बुक में नहीं समझ में आएगा। देखिए एंटरप्राइज लेवल एंड ग्रुप लेवल समझो पहले। एंटरप्राइज लेवल मतलब एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी के साथ मर्ज हो रही है, ठीक है। एंटरप्राइज लेवल में कह रहे इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। पहले हम लोग फर्स्ट वाली लाइन लेके चलेंगे। इन इंडिया का मतलब दो एंटिटीज हैं, दोनों कहाँ हैं, इंडिया में। और जो एसेट्स लिखा है ना वहां पर लिखो कंबाइंड एसेट्स, और टर्नओवर वाले में लिखो कंबाइंड टर्नओवर। अब पढ़ के देखो क्या हो रहा है। कह रहे दो एंटिटीज जो दोनों इंडिया में हैं, अगर कंबाइन होने के बाद उनके टोटल एसेट्स 2500 करोड़ से ज्यादा होते हैं, या फिर उनका टोटल टर्नओवर 7500 करोड़ से ज्यादा होता है, तो उनके कॉम्बिनेशन को नोटिस देनी पड़ेगी सीसीआई को। पहले सिर्फ ये समझो हमने लाइन क्या पढ़ी है। दो एंटिटीज जिनका मर्जर हो रहा है, ठीक है, वो दोनों इंडिविजुअल है, इंडिया में है, और मर्ज होने के बाद उनके टोटल एसेट्स कितने हो जाए, मोर देन 25। ये एरो समझते हो, मुंह खुला इधर वाला, मोर देन 2500 लिखा है, लेस देन 2500। मोर देन 2500 करोड़ हो, या फिर और है कि एंड है, दोनों में से कोई भी एक चीज 7500 करोड़ से ज्यादा है, देन इन दैट केस उन्हें सीसीआई को नोटिस देना पड़ेगा। सीसीआई उसकी इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी करने के बाद अगर ठीक लगेगा तो उनको ये कॉम्बिनेशन करने की परमिशन दी जाएगी। आप कह रहे हैं इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, मतलब एक एंटिटी इंडिया में है लेट से, और एक इंडिया के बाहर है, उन दोनों का मर्जर हो रहा है, जिसमें कह रहे हैं कंबाइंड एसेट्स देखिए 1.25 बिलियन है वो, ठीक है, जिसमें से एटलीस्ट 1250 करोड़ इन इंडिया। वैसे ये जो नंबर्स है ना वो 3 के मल्टीपल पे हैं। 3 के मल्टीपल मतलब जैसे 2500 है, देखो फॉलो हो रहे हैं सब जगह, ये 3 के मल्टीपल पे आ जाएगा। 1.25 का 3.75, 1250 का 3750। अब देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अगर मान लीजिए दोनों एंटिटीज, मतलब एक एंटिटी इंडिया की है एक बाहर की है, 1.25 बिलियन डॉलर से ज्यादा का उनका एसेट्स हो, जिसमें से 1250 करोड़ इंडिया में हो, या फिर टोटल टर्नओवर उनका 3.75 बिलियन हो, जिसमें से 3750 करोड़ इंडिया में हो, तो फिर इस कॉम्बिनेशन को सीसीआई को नोटिस देनी पड़ेगी। समझ में आ गया। टोटल एसेट्स कितना हो, 1.25 बिलियन डॉलर्स, जिसमें से इंडिया वाले का एलिमेंट कितना हो, 1250। समझ में आया कैसे पढ़ना है, याद कर लेंगे लिमिट्स, लर्न बाय हार्ट लिख लेना, वहां पर हो जाएगा। अच्छा ग्रुप लेवल पे आओ। ग्रुप लेवल का मतलब, कैन यू टेल मी ग्रुप का मतलब क्या होता है? मोर देन 2। ग्रुप की एक डेफिनेशन दी है, जरा ढूंढिए, देखो ग्रुप की कहीं डेफिनेशन दी है, कब माना जाता है ग्रुप है? कितना परसेंटेज लिखा है? 26%। कुछ लोग ढूंढ रहे हैं कौन से चैप्टर में देखना है। 2-3 जगह दी है ग्रुप की डेफिनेशन। एक एंटिटी अगर दूसरे एंटिटी में 26% से ज्यादा कंट्रोलिंग लिए हुए है तो वो दोनों सेम ग्रुप के माने जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा इंडिया में बड़े सारे टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप। अब रिलायंस ग्रुप के अंदर रिलायंस की कई सारी कंपनीज हैं, इनको ग्रुप्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जैसे मान लो रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप की किसी एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर किया, तो उनका एसेट पूरे ग्रुप का मिला के देखा जाता है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि देखा जाए तो वो पूरे ग्रुप का मर्जर हुआ है, क्योंकि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी में 26% से ज्यादा शेयर्स होल्ड कर रही है। तो ये कह रहे हैं अगर ग्रुप लेवल की बात कर रहे हैं और सारी कंपनीज इंडिया में हैं, तो देखो कितना एसेट बता रहे हैं, 10,000 करोड़ इंडिया में हो या फिर 30,000 करोड़ का टर्नओवर हो, तो इन्हें नोटिस देनी पड़ेगी सीसीआई की। और अगर ग्रुप लेवल पे है जिसमें कुछ इंडिया में है कुछ इंडिया के बाहर है, तो 5 बिलियन डॉलर्स जिसमें से 1250 इंडिया में हो, 15 बिलियन डॉलर्स जिसमें से 3750 करोड़ इंडिया में हो। अगर ये लिमिट्स आपकी रीच होती हैं तो आपको सीसीआई की नोटिस देनी पड़ेगी। समझ आ गया सबको? ठीक है, चलो पहली बार देख के बताना है। इंटरप्राइज लेवल में बताइए, अगर दोनों एंटिटीज इंडिया की हैं तो कंबाइंड एसेट्स कितना होना चाहिए? मोर देन 2500 करोड़, और कंबाइंड टर्नओवर
मोर देन 7500 करोड़, ठीक है। इंडिया में है और आउटसाइड इंडिया है, तो देख के बता लो, ऐसी कोई बात नहीं। 1.25 बिलियन डॉलर्स, जिसमें से 1250 इंडिया में हो, और टर्नओवर में 3.75 बिलियन डॉलर्स, जिसमें से 3750 करोड़ इंडिया में हो, ठीक है। ग्रुप लेवल की अगर बात करें तो इंडिया में है सारी तो 10,000 करोड़, उधर 30,000 करोड़, 3 का मल्टीपल है, ठीक है। और अगर हम लोग इन इंडिया एंड अब्रॉड की बात करें तो 5 बिलियन डॉलर्स, जिसमें से 1250 इंडिया में हो, और उधर 15 बिलियन डॉलर्स, जिसमें से 3750 करोड़ इंडिया में हो। एनी डाउट? पक्का? अब बिना देखे बताओ, ठीक है। एंटरप्राइज लेवल दोनों एंटिटीज इंडिया में है, 2500 करोड़ और उधर 7500 करोड़। इन इंडिया एंड अब्रॉड 1.25, उधर 3.75, इधर 1250 और उधर 3750, ठीक है। ग्रुप लेवल पे इंडिया की 10,000, 30,000, ये जो हम कर रहे हैं समझ रहे हो? अच्छा कह रही बार बार ये क्यों कर? अच्छा 10,000, 30,000 इन इंडिया एंड अब्रॉड 5 बिलियन, जिसमें से इंडिया में 1250, वही उधर 15 बिलियन एंड 3750। याद हो गया? इसका मतलब हार्ट यही था आपका, लर्न बाय हार्ट, शर्माने की जरूरत नहीं थी कहीं। अब आओ डी मिनिमिस पे। ये ऊपर वाली डेफिनेशन मत याद करने बैठ जाना, ये वही है जो चार्ट था, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। ओके देखो, इसके पहले जरा डेफिनेशन पढ़िए कॉम्बिनेशन का। ब्रॉडली, कॉम्बिनेशन अंडर द एक्ट मीन्स एक्विजिशन ऑफ, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? हम कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं, शेयर्स ले रहे हैं, वोटिंग राइट्स ले रहे हैं बाय अ पर्सन ओवर एन एंटरप्राइज वेयर सच पर्सन हैज डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर अनदर। तो अगर हम किसी भी एंटिटी को शेयर ले रहे हैं या कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं या वोटिंग राइट्स ले रहे हैं, इसका मतलब हम उसको मर्ज कर रहे हैं। और इसमें देखो इंक्लूड क्या क्या हो जाता है, मर्जर्स, अमैल्गमेशंस बिटवीन अमंग्स एंटरप्राइजेस व्हेन द कंबाइनिंग पार्टीज एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट। और ये जो अभी हम लोग ने पढ़ी, इनको क्या कहा जाता है? थ्रेशोल्ड लिमिट। तो अगर ये लिमिट्स एक्सीड होती हैं तो हमें सीसीआई को नोटिस देना पड़ेगा। एनी डाउट? अच्छा अब आओ, एक टॉपिक दिया होगा डी मिनिमिस थ्रेशोल्ड। डी मिनिमिस क्या है, बहुत ध्यान से समझना, ये एग्जेम्पशन थी। देखिए ये कह रहे हैं जब दो एंटिटी, सब सुन रहे हैं हमको? इधर देखो सब लोग, हाँ फोकस। डी मिनिमिस का मतलब समझना, ये कह रहे हैं दो एंटिटीज जब मर्ज हो रही हैं, ठीक है, तो हम उसमें देख रहे हैं थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रही है कि नहीं, यानी वहां मोनोपोली होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि टारगेट कंपनी है ही बड़ी कंपनी, दो कंपनी हुई, एक्वायरिंग कंपनी एंड टारगेट कंपनी, मतलब एक्वायरिंग कौन सी हुई? जो ले रही है, और टारगेट कौन सी हुई? जिसके शेयर्स लिए, जिसको एक्वायर किया जा रहा है। कह रहे मान लो टारगेट कंपनी खुद ही बड़ी कंपनी थी, उसके केस में एग्जेम्पशन मिल जाती है। मतलब अगर हम आपसे कहें छोटी कंपनी थी, ठीक है, वो एक बड़ी कंपनी को एक्वायर कर रही है, और जो बड़ी कंपनी टारगेट कंपनी है वो खुद ही इस लिमिट पे पहुंची हुई है। मतलब समझे? जैसे ये कह रहे 2500 करोड़ का लिमिट होना चाहिए। अब मान लीजिए हम आपसे कहें 50 करोड़ या 100 करोड़ ले लो, 100 करोड़ का एक्वायरर था और 2400 करोड़ की टारगेट थी, ठीक है। जो एक्वायरर था, जब उसने 2400 करोड़ की कंपनी को एक्वायर किया तो टोटल कितना हो गया? 2500 हो गया, ठीक है। अब नोटिस देनी पड़ेगी, लेकिन मोर देन है, मतलब समझ गए, फिगर्स में आप समझ जाओगे ना हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं टारगेट कंपनी खुद ही बड़ी थी, इनकी मोनोपोली का कारण ये नहीं है कि मर्जर हुआ, इनकी मोनोपोली पहले से ही थी। आप समझ रहे हो? टारगेट खुद ही में इतनी बड़ी कंपनी थी, इसलिए ये बड़ी नहीं बनी क्योंकि इनका मर्जर हो गया। मर्जर करने वाली तो छोटी कंपनी है, तो मर्जर की वजह से मोनोपोली नहीं हो रही है, ये खुद ही बड़ी कंपनी थी। तो ऐसी कंपनीज जहां टारगेट खुद बड़ी कंपनी है, जिनके मर्जर होने से बाय डिफॉल्ट की लिमिट एक्सीड हो रही है, उनको एग्जेम्पशन मिल गया कि ठीक है, आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं क्योंकि आप तो पहले से ही बड़े थे। हम फिर से समझा रहे हैं, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 25 करोड़ की लिमिट है। अब 25 करोड़ में मान लीजिए हम आपसे कहें एक्वायरिंग का जो एसेट थे वो 200 करोड़ थे और टारगेट का जो एसेट था
वो 2400 करोड़ था। हमको बताओ कौन बड़ी कंपनी है? टारगेट बड़ी कंपनी है, ठीक है। टारगेट अपने आप में 2400 करोड़ के एसेट लिए। 2400 करोड़ के एसेट का मतलब वो अपने आप में एक तरह से मोनोपोली है। अब इस एक्वायरर ने इनके साथ कर लिया मर्जर। जैसे ही इन्होंने मर्जर करा, इनके टोटल एसेट हो गए 2600 करोड़। जैसे ही 2600 करोड़ हो गए, सीसीआई आ गया इनके घर पे। सीसीआई ने कहा भैया तुम्हारी लिमिट एक्सीड हो गई, हमको नोटिस दो। तो इन्होंने कहा हमारे मर्जर से थोड़ी मोनोपोली हो रही है, हम तो पहले ही से बड़े थे। यानी दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट लीडिंग टू मोनोपोली। ऐसे केसेस में कहा गया जो बड़ी टारगेट कंपनीज हैं उनका भले ही लिमिट एक्सीड हो जाए, लेकिन उनको सीसीआई को नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले बताओ, अब लॉजिक क्लियर है? अब बड़ी टारगेट कंपनी का लिमिट देखो क्या बताई इन्होंने। ये कह रहे हैं बड़ी टारगेट कंपनी का मतलब एसेट्स, देखिए क्या लिखा है, थ्रेशोल्ड फॉर अवेलिंग डी मिनिमिस एग्जेम्पशन। डी मिनिमिस एग्जेम्पशन देखिए, टारगेट एंटरप्राइज इन इंडिया कह रहे हैं इनके एसेट्स कितने हो, 450 से कम हो कि 450 से ज्यादा। अच्छा, आपके में क्या लिमिट लिखी है? 350 लिखी होगी ना। और टर्नओवर में कितना लिखा है? 1500, 1000। हाँ, पहले लिमिट चेंज कर लीजिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, अच्छा हमारे में ही लिखा होगा, डी मिनिमस थ्रेशोल्ड इनहैंस द लिमिट्स फ्रॉम 350 करोड़ टू रुपीज 450 करोड़ एंड एसेट्स का 1000 से चेंज करके कितना कर दिया गया है? 1250। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि अगर टारगेट एंटरप्राइज जो है कह रहे हैं 450। अच्छा, ये जो हमने आपको बताई इसी में जरा रिवर्स लो, इसी का रिवर्स केस लेना। अब मान लो टारगेट छोटी कंपनी है, ठीक है, टारगेट है 200 करोड़ की और एक्वायरर है 2400 की। अब बताओ सिनेरियो क्या हुआ? अब सिनेरियो समझिए क्या हुआ। एक्वायरर थी रिलायंस कंपनी, उसने एक बहुत छोटी कंपनी को एक्वायर कर लिया। रिलायंस कंपनी का खुद का एसेट्स कितना था? 2400 करोड़। टारगेट का कितना था? सिर्फ 200 करोड़। रिलायंस कंपनी ने उसको एक्वायर किया और एक्वायर करते ही इनकी लिमिट कितनी हो गई? 2600। जैसे ही 2600 हुई, सीसीआई आ गया। सीसीआई ने कहा कि तुम्हारे मर्जर की वजह से तुम्हारी मोनोपोली हो रही है। तो रिलायंस कह रहा मर्जर की वजह से मोनोपोली नहीं हो रही, हम तो पहले ही बड़े थे। ठीक है, ऐसे केस में कह रहे हैं कि अगर टारगेट कंपनी का मर्जर से कोई इफेक्ट ही नहीं है, मर्जर का जो हमारी मोनोपोली क्रिएट हो रही है उसका इस मर्जर से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसको हम एग्जेम्पशन में डाल देते हैं, जिसको कहा जाता है डी मिनिमिस एग्जेम्पशन। ये डी मिनिमिस एग्जेम्पशन पहले सिर्फ 5 साल के लिए लाई गई थी, कि स्टार्टिंग के जब ये लॉन्च हुई थी तब से 5 इयर्स, कि 5 साल तक जो छोटी टारगेट कंपनीज हैं, अगर कोई बड़ी एक्वायरिंग कंपनी उसको ले रही है तो उन छोटी टारगेट कंपनी के एक्विजिशन पे कॉम्बिनेशन की नोटिस नहीं देनी है। और तब से ये 5-5 साल इंक्रीज होती जा रही है, मतलब एज ऑफ नाउ प्रेवलेंट है। ठीक है, तो छोटी टारगेट कंपनी का मतलब समझो, अगर क्या कह रहे हैं, इंडिया में उसके एसेट 450 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 1250 से कम हो, तो अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो उनको सीसीआई को नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, फाइन। छोटी टारगेट कंपनी है, बड़ी एक्वायरिंग कंपनी है। डी मिनिमिस, डी मिनिमिस मतलब मिनिमाइज, छोटा। टारगेट छोटी कंपनी अगर है, एक्वायरर बड़ी कंपनी है, देन इन दैट केस उनको ये कॉम्बिनेशन की नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर हो गया? कॉम्बिनेशन की लिमिट्स क्लियर हो गए? एक बार फिर से बताओ, एंटरप्राइज लेवल पे बताइए। इन इंडिया एसेट्स 2500, उधर 7500। इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया 1.25 बिलियन, 3.75, 1250, 3750। ठीक है, और अगर ग्रुप लेवल पे बात करें, इन इंडिया 10,000, 30,000, और इन इंडिया एंड अब्रॉड क्या? हाँ, 5 बिलियन एंड 15 बिलियन एंड 1250 एंड 3750। ठीक है, डी मिनिमस का कितना था? टारगेट लेस देन 450 एंड उधर लेस देन 1250। ठीक है, फाइन। बस अब यहां आ जाओ, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। यहां तक कंपटीशन एक्ट के कॉन्सेप्ट्स की बात थी। अब ये एक्ट बताएंगे रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। अभी तो देखो इन्होंने बताया कॉम्बिनेशन होता क्या है, अब ये बताएंगे उसके ऊपर रूल्स क्या लग रहे हैं। देखिए, सेक्शन 6 प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन और एंटरप्राइज शैल एंटर इनटू कॉम्बिनेशन, कोई भी पर्सन ऐसे कॉम्बिनेशन में एंटर नहीं करेगा विच कॉजेज और लाइकली टू कॉज
एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। क्या मतलब था इस लाइन का? एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट मतलब नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है, बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। और आगे लिखा है एंड इफ सच अ कॉम्बिनेशन इज फॉर्म देन सच कॉम्बिनेशन विल बी वॉइड। तो अगर इन लिमिट्स के बियॉन्ड जाके आप कॉम्बिनेशन कर रहे हैं और आपने परमिशन नहीं ली है तो आपका कॉम्बिनेशन क्या मान लिया जाएगा? वॉइड। एनी डाउट? आगे देखिए लिखा है सेक्शन 6 स्टेट्स दैट एनी पर्सन और एंटरप्राइज हु और विच प्रपोजेस टू एंटर इनटू अ कॉम्बिनेशन शैल गिव नोटिस टू कमीशन। ये कॉम्बिनेशन की नोटिस हमें किसको देनी पड़ेगी? सीसीआई को, ठीक है। देखिए कहां से देनी पड़ेगी? इन द फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन बट बिफोर कंज्यूमेशन ऑफ। कहां देनी पड़ेगी? अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल रिलेटिंग टू मर्जर और अमेलगमेशन। यानी जिस दिन हमारा मर्जर अमेलगमेशन अप्रूव हुआ है तभी हमें देनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? मर्जर अमेलगमेशन बोर्ड रेजोल्यूशन या जो भी शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास हुआ उसके बाद सबसे पहले हमें सीसीआई को नोटिस देनी पड़ती है। जब सीसीआई के पास से अप्रूवल आती है तब आगे का प्रोसेस शुरू होता है। एंड अगर कोई अग्रीमेंट हुआ है तो जिस दिन वो अग्रीमेंट साइन हुआ है तभी हमें इमीडिएटली नोटिस देनी पड़ेगी। किसको? सीसीआई को। इसके बाद मार्क करो ये वाला पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6(2)(a। हमको बताओ इसमें आपके में लिमिट कितनी लिखी है? 50 लिखी है, 120 नहीं लिखी है किसी में, 210 लिखी है किसी में? 210 है, 150 कर लो। According to section 2A, no combination shall come into effect unless 150 days have passed from the day when the notice has been given to the commission. Can you explain me what is this limit all about? किस चीज की लिमिट है ये? ओके, और एनीवन एल्स? इस 3 लाइनों में पहले हेडिंग लिखो कंपल्सरी वेट पीरियड। कंपल्सरी वेट पीरियड लिख लिया? अब अंडरस्टैंड करिए। ये बताइए नोटिस दे देंगे काम खत्म हो जाएगा? हमसे कहा गया था कि अगर आप इन थ्रेशोल्ड लिमिट्स के ऊपर हैं, सब लोग सुन रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमसे कहा गया था अगर आप इस थ्रेशोल्ड लिमिट्स के ऊपर होंगे तो आपको सीसीआई को नोटिस देना पड़ेगा। हमने सीसीआई को नोटिस दिया और उसके बाद अपना मर्जर कर लिया। ये पर्पस था कि उनकी अप्रूवल का वेट करना है। कम से कम कितने दिन वेट करना है? 150 डेज। इसका मतलब समझो, कह रहे कॉम्बिनेशन 150 दिन तक इफेक्टिव नहीं होगा और 150 दिन तक या तो वो जवाब दे दे और अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो डीम्ड अप्रूवल मान ली जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए ये 150 दिन का क्लॉज किसके लिए स्ट्रिक्ट है? सीसीआई के लिए। समझ में आया? मतलब आप ऐसे सोच के देखिए कि मान लो आपके इंस्टीट्यूट में ऐसा क्लॉज होता कि आज बच्चों ने पेपर करके दिया है, ठीक है, 30 डेज के अंदर आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना है और अगर 30 दिन में आपने बच्चों के पेपर चेक करके नहीं दिए, आपकी खुशी ने सब बता दिया, तो डीम्ड पास मान लिए जाएंगे बच्चे। तो आप पूरी ताकत लगा देते किस चीज में? कि वो पेपर ना चेक हो पाए, है ना? ये सीसीआई के ऊपर एक स्ट्रिक्ट क्लॉज है। ये पहले 210 दिन था, 210 डेज, तो उनको ज्यादा समय दिया गया था। अब और स्ट्रिक्ट हो गए। बताओ स्ट्रिक्ट हो गए और कि लीनियंट हो गए? पहले कह रहे थे तुम्हारे पास 210 दिन का समय है कि तुम इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करने के बाद बताओ कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब कह रहे हैं 210 दिन भी तुम्हारे लिए नहीं है, सिर्फ 150 दिन। 150 दिन में या तो हाँ बोलो, ना बोलो, और कुछ नहीं बोल रहे हो तो डीम्ड अप्रूवल हो जाएगी। इसीलिए इसको कहा जा रहा है कंपल्सरी वेट पीरियड। किसको वेट करना पड़ेगा कंपल्सरली? एक्चुअली इसका लॉजिक समझो, ये क्यों क्लॉज आया था, इसका लॉजिक समझिएगा। क्या हुआ, मान लीजिए मेरी कंपनी आपके साथ मर्जर करने वाली है क्योंकि बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इस टाइम मार्केट में, ठीक है, तो हमने आपके साथ मर्जर का प्रपोजल दिया। बाई चांस हमारा एसेट और टर्नओवर लिमिट को टच कर गया, तो हमारे कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी ने कहा कि भैया आपकी लिमिट टच हो गई, आप एक काम करो सीसीआई को नोटिस दे दो। हमने सीसीआई को नोटिस दे दी। अच्छा, सीसीआई भी है तो सरकारी डिपार्टमेंट, हमने उनको नोटिस दे दिया। 5 साल बाद उनकी चिट्ठी आई सीसीआई की, उन्होंने कहा कर लो मर्जर।
हमने पता है क्या कहा, रहने दो। क्यों? कह रहे भाई मेरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए मर्जर करने वाले थे वो निकल के तुम्हारे अप्रूवल ही का वेट कर रहे थे। इसकी वजह से गवर्नमेंट डिलेज की, आप समझ रहे हैं सरकारी डिपार्टमेंट में डीले, अब इंक्वायरी चल रही है, 10 साल हो गए, 15 साल बाद चिट्ठी आई है, अच्छा जाओ कर लो मर्जर। ठीक है, तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि सीसीआई के ऊपर स्ट्रिक्ट क्लॉज डाला कि जल्दी जल्दी फटाफट रिप्लाई करो नहीं तो वो कर लेंगे मर्जर। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कंपल्सरी वेट पीरियड। 150 दिन तक तुम्हें कंपल्सरली वेट करना पड़ेगा। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, 150 days have passed from the date on which notice has been given or commission has passed order whichever is earlier। अगर मान लो हमने उनको नोटिस दी और 30 दिन में उन्होंने रिप्लाई दे दिया तो तुम 30 दिन बाद कर लो मर्जर, 30 डेज में उनका रिप्लाई आया तो 30 डेज बाद कर लो, लेकिन कुछ जवाब नहीं आ रहा है तो 150 दिन। एनी डाउट? पक्का? अच्छा नेक्स्ट मार्क करिए। ये वही लिखा है पूरा, अब ये डिटेल में मत करना। हाँ अब यहाँ पर आ जाओ सीधे सीसीआई पर, इस पे आ जाइए, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हम लोग इसका रेगुलेटरी एक्ट वाला एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए हम लोग आ गए हैं सेक्शन 7 पर। 3 किस चीज का था, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। 4 किस चीज का था, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। 5 किस चीज का था, 6 किस चीज का था, आया 6 कहीं? अंधी लगा के बताएंगे, देख के बताओ 6 किस चीज का था, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, दैट वाज सेक्शन 6। एंड देन अब हम लोग किस में बात करेंगे, 7 यानी सीसीआई। तो अभी तक हम लोग सीसीआई की बात कर रहे थे, हम लोग देखेंगे सीसीआई है क्या। अब ये रटने वाला मैटर स्टार्ट हो गया कि सीसीआई में कौन कौन मेंबर्स होंगे, पावर्स, ड्यूटीज, फंक्शन, वही टॉपिक जो आप छोड़ देते हैं हर बार, अब वो शुरू होने वाला है। ठीक है, देखो कौन कौन होगा सीसीआई में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन। कितने चेयरपर्सन होंगे, मिल गया सबको? सेक्शन 8 की बात कर रहे हैं, नहीं दिया आपकी बुक में? दिया है ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन। आपसे पूछ रहे कितने चेयरपर्सन होने चाहिए, नॉट मोर देन 2 ना, नॉट लेस देन 2 चेयरपर्सन। देख लो कहां दिमाग है सबका, कह रहे हैं नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन 6 चेयरपर्सन। हम 2 मिनट शांत रहना पसंद करेंगे, चेयरपर्सन एक ही होगा भाई। आप कह रहे हैं नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन 6 चेयरपर्सन। कैसे पता चल रहा है? अच्छा एक चेयर में ना आ लगा है ना, अ चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन हो। बंद कर दें क्या, बोलो तो कल पढ़ ले, पक्का? ऑफ अ चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन होगा, नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन 6 मेंबर्स। ठीक है, तो एक चेयरपर्सन होगा, कम से कम 2 मेंबर, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 6 मेंबर्स। फिर उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में उनकी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर शैल बी अ पर्सन ऑफ, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना सब, इनकी कॉम्पोजिशन वगैरह इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं द चेयरपर्सन और एवरी अदर मेंबर शैल बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड स्टैंडिंग हु हैज अ स्पेशल नॉलेज एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 15 ईयर्स। कह रहे 15 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए इन फील्ड्स में, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी एक्सेट्रा। इन चेयरपर्सन को और मेंबर को चूज करेगी सिलेक्शन कमिटी। आप सुन रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, ये जो चेयरपर्सन है और मेंबर्स हैं इनको चूज कौन करेगा। सेक्शन 9 प्रोवाइड्स दैट द चेयरपर्सन and the members of the commission shall be appointed by the central government from a panel of name recommended by the selection committee। और ये किसकी कॉम्पोजिशन है, सिलेक्शन कमिटी की। ये सीसीआई की कॉम्पोजिशन मत लिख देना, सिलेक्शन कमिटी की कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट नहीं है। किसकी इंपॉर्टेंट थी, सीसीआई की। कितने लोग थे, एक चेयरपर्सन, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 6 नॉर्मल मेंबर्स। उनको सिलेक्ट कौन कर रहा है, सिलेक्शन कमिटी। और ये कॉम्पोजिशन किसकी है, सिलेक्शन कमिटी में देखो चीफ जस्टिस होंगे, आती नहीं है सिलेक्शन कमिटी के, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉन, बड़े बड़े लोग हैं कुल मिला के, सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ये लोग मिलके डिसाइड करेंगे कि सीसीआई के मेंबर और चेयरपर्सन कौन होंगे। टर्म ऑफ ऑफिस पढ़ो चेयरपर्सन का और मेंबर का,
कितने समय के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे? He shall be eligible. Every other member shall hold office as such for a term of 5 years. कितने समय तक बताओ? 65 years तक. पांच साल से 65 साल होना चाहिए ना उनका टेन्योर. अरे क्या बात करो, दो नंबर लिखे, एक 5 लिखा था, एक 65 लिखा है. 5 उम्र है, 5 एज है. चेयरपर्सन 5 साल का नहीं हो सकता. 5 टेन्योर है और एज 65 है, यानी 5 साल या 65 साल, विच एवर इज. अरे अब हम सही बोल रहे हैं, सच में सही बोल रहे हैं. 5 साल का टेन्योर या यू रीच द एज ऑफ 65, विच एवर इज. आप सही में सच बोल रहे हैं, भरोसा ही उठ गया आपका हमारे से. विच एवर इज अर्लियर. अब नहीं मजाक कर, गॉड प्रॉमिस नहीं करे, सच बोल रहे हैं. अब आपका हमसे भरोसा उठ गया है कि कुछ ना कुछ उल्टा बोल रही होंगी. मतलब समझिए, अगर आपको 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया था और आप बीच में 65 के हो गए, तो क्या करेंगे? 5 साल तक रुकेंगे कि वहीं निकाल देंगे? ठीक, बस यही पूछ रहे थे. अच्छा, वेकेंसी कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिग्नेशन एंड रिमूवल? जो इज्जत से हो और बेइज्जती से हो. इससे पहले कि आपका रिमूवल हो, आपको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए. हमने ये क्या बोला, आपको समझ में आया? इससे पहले कि रिमूवल की चिट्ठी आए, आपकी तरफ से चिट्ठी चली जानी चाहिए, है ना? ऐसा हो ही ना कि रेजिग्नेशन या रिमूवल की नौबत आए. अ वेकेंसी कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन और एनी मेंबर और बाय डेथ और अदरवाइज शैल बी फिल्ड बाय फ्रेश अपॉइंटमेंट. ऑब्वियसली पुराने जाएंगे तो नए आ जाएंगे. रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ चेयरपर्सन. अब क्या हो रहा है? कह रहे हैं अगर उनको रिजाइन करना है तो देखो क्या करना पड़ेगा. चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर मे बाय नोटिस इन राइटिंग अंडर हिज हैंड addressed to the central government resign his office. किसको चिट्ठी देनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख देगा कि अब हम रिजाइन कर रहे हैं. ये किस चीज के पॉइंट है? द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर रिमूव द चेयरपर्सन. इन ग्राउंड्स में रिमूवल हो सकता है. देखो क्या अच्छे काम किए उसने. सबसे पहले दिवालिया हो गया खुद, दूसरों के मर्जर बहुत रोके उसने, इतनी बदुआ लगी कि खुद इंसॉल्वेंट हो गया. सेकंड क्या है? हैज एंगेज्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट. ये बताओ क्या है? ये जो सीसीआई और मेंबर होते हैं ना, ये जिस टाइम सीसीआई या मेंबर है, ये कहीं काम नहीं कर सकते, इनको सिर्फ यही रहना पड़े. क्यों? बायस्ड हो जाएंगे. बल्कि इसमें भी देखना, एक क्लॉज है कहीं, इवन छोड़ने के बाद, जब ये रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन हो, तो उसके बाद भी नहीं कर सकते कहीं पर. क्योंकि उसका कारण समझिए. मान लीजिए ये जो सीसीआई का चेयरपर्सन था, वो रिलायंस कंपनी में भी पेड एम्प्लॉयमेंट में था. आपको लगता है वो रिलायंस के किसी मर्जर को रोकेगा? समझ में आ गया बायसनेस का एलिमेंट? ओके. तो कह रहे हैं कि किसी भी ऑफिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपका काम नहीं होना चाहिए. थर्ड क्या कर दिया उसने? मॉरल टर्पिट्यूड, मॉरली कोई गलत काम कर दिया सीसीआई ने. फोर्थ में क्या गलत काम कर दिया? has acquired such financial interest as is likely to prejudicially affect his function. घूस ले ली, कुछ उसका पर्सनल इंटरेस्ट था. उसने कहा मर्जर अप्रूव करा देंगे, जितने का टर्नओवर है उतने करोड़ भिजवा दो. ठीक है. has so abused his position so as to render his continuance in office prejudicial to the public interest, or has become physically or mentally incapable of acting as a member. इतना सब कुछ करने के बाद पागल ही हो गया. अगर ऐसा है तो उसको तुरंत क्या कर दिया जाएगा? रिमूव. अच्छा, ये बताओ क्या लिखा है? रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर. यही बता रहे थे अभी हम आपको. देखो क्या लिखा है. ऊपर जो पॉइंट था वो कह रहे हैं जब तुम चेयरपर्सन और मेंबर हो, उसके साथ साथ कहीं नहीं कर सकते, और जब आपने छोड़ दिया उसके बाद भी 2 साल तक नहीं कर सकते. क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लो रिलायंस कंपनी का मर्जर हो रहा है, तो उसने सीसीआई से कहा कि अभी तो तुम्हारा टेन्योर चल रहा है, हम तुमको जॉब दे नहीं सकते, यहां से बाहर आओ.
फिर वहां तुमको हम लेने आएंगे हेलीकॉप्टर से। समझ में आया? मेरा मर्जर अप्रूव करो, यहाँ से बाहर निकलोगे तो तुम्हारी ये सरकारी नौकरी तो खत्म हो जाएगी, तब तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? तो मोटा भाई ने कहा हम देख लेंगे। समझ में आया? ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ सकता है। अच्छा, लॉ को ये लग रहा है 2 साल बाद, समझ रहे हैं, लॉ को लग रहा है 2 साल बाद भूल जाएंगे। आपको नहीं लग रहा वो ऑफर ये दे देगा, ठीक है 2 साल बाद हम दे देंगे ऑफर, बट स्टिल लॉ में यही लिखा है 2 साल तक नहीं कर सकते। ओके, डायरेक्टर जनरल, इनको सुना है आपने कभी? कहीं आए थे ये? और डायरेक्टर जनरल हमेशा इंक्वायरी का काम करने के लिए आते हैं। कहीं और भी पढ़ा है आपने इनके बारे में? रहने दो, नहीं पूछेंगे कहाँ पढ़ाएंगे। पढ़ा है कहीं? डायरेक्टर जनरल, हाँ। यहां पर ये कह रहे हैं जैसे ही कोई केस आया, अब सीसीआई डायरेक्शन देता है कि इंक्वायरी करो कि कॉम्बिनेशन का एडवर्स इफेक्ट हो सकता है नहीं, और इंक्वायरी करने के लिए किसको भेजता है? डायरेक्टर जनरल को। सेक्शन 16 एम्पावर्स द कमीशन। चैप्टर टफ तो नहीं लग रहा? इजी तो नहीं लग रहा? अच्छा, सेक्शन 16 एम्पावर्स द कमीशन। ये कमीशन कौन है? सीसीआई। इनका टेन्योर कितना था? 5 इयर्स। और एज कितनी थी? 65 इयर्स। रिजाइन कर सकते हैं किसको चिट्ठी देके? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इनको हटाया भी जा सकता है? अच्छा ठीक। और इनको कितने समय में डिसीजन देना होता है कि मर्जर अप्रूव करेंगे ना करें? 150 डेज। और 150 डेज में इन्होंने कुछ नहीं बोला तो? और ये अपनी जॉब छोड़ के किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं? 2 साल बाद कर सकते हैं। और ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं? ठीक। सेक्शन 16 empowers the commission with the prior approval of central government to appoint a डायरेक्टर जनरल। यानी सीसीआई ने अपने अंडर डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया, किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग द कमीशन इन कंडक्टिंग इंक्वायरी इनटू कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड फॉर परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो जब इनके पास नोटिस आती है तब ये इंक्वायरी शुरू करते हैं, और इंक्वायरी के लिए सीसीआई ने अपने अंडर किसको अपॉइंट कर लिया? डायरेक्टर जनरल को। अब नेक्स्ट मार्क करना ड्यूटीज फंक्शंस ऑफ कमीशन। मिल गया? ड्यूटीज पावर फंक्शन। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ मार्क करिए, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ कमीशन। बताइए क्या है? क्या ड्यूटी है? क्या हटाना है और क्या बढ़ाना है? एंटी कंपटीशन हटाना है और कंपटीशन बढ़ाना है। इनका बस यही काम है कि ऐसी जो भी प्रैक्टिसेस हैं जिससे कंपटीशन खत्म हो रहा है उन प्रैक्टिसेस को हटाना है, और जिनसे कंपटीशन बढ़ रहा है उसको इंक्रीज करना है। एनी डाउट टिल हियर? पक्का? ओके, आगे देखो। इंक्वायरी इनटू सर्टेन अग्रीमेंट्स एंड डोमिनेंट पोजीशन। हमको सिर्फ हेडिंग पढ़ के बताओ हम लोग कौन से सेक्शंस की इंक्वायरी की बात कर रहे हैं? 3 and 4। अब देखो, सीसीआई सिर्फ कॉम्बिनेशन वाले पार्ट का सीसीआई नहीं है। हम लोग 3 चीजें पढ़ी थी, एंटी कॉम्पिटिटिव, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, कॉम्बिनेशन। इन तीनों को चेक करने का काम सीसीआई का है। अब सीसीआई इंक्वायरी, सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 19 की। सेक्शन 19 में ये इंक्वायरी कर रहा है किसकी? सर्टेन अग्रीमेंट्स। बताओ ये कौन से अग्रीमेंट्स हुए? एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स जो सेक्शन 3 में पढ़े थे उनकी इंक्वायरी करेगा। और दूसरा क्या इंक्वायरी करेगा? डोमिनेंट पोजीशन, कि जो एंटिटीज डोमिनेंट पोजीशन पे हैं कहीं वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज तो नहीं कर रहे हैं। इन दो चीजों की इंक्वायरी करेगा। सेक्शन 19 प्रोवाइड्स दैट कमीशन में इंक्वायर इनटू alleged contravention of the provisions either on its own motion or what do you mean by either on its own motion? या तो उसको खुद लगे कि एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट है या उसको कहीं से कंप्लेन मिले, ठीक है? और रिसिप्ट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, हाँ कहीं से इंफॉर्मेशन इनको मिले। देखिए आगे लिखा है फ्रॉम एनी पर्सन, कंज्यूमर और एसोसिएशन। बताओ कौन शिकायत कर रहा है? कोई भी पर्सन, कंज्यूमर या एसोसिएशन क्या शिकायत कर रहे होंगे कि कोई एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट हो रहा है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हो रही है। तो या तो इनको खुद से लगे कि एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट है या अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, या कोई पर्सन कंप्लेन करे, या कौन चिट्ठी दे दे? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो किसके कहने पर ये इंक्वायरी स्टार्ट करवाएंगे? 3 लोगों के। या तो इनको खुद लग रहा है,
या तो किसी पर्सन या कंज्यूमर के कहने पर, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर ये इंक्वायरी कंडक्ट कराएंगे। आगे लिखा है द कमीशन शैल नॉट एंटरटेन एनी इंफॉर्मेशन और रेफरेंस unless it is filed within 3 years from the date on which cause of action has arisen। मतलब cause of action arise होने का मतलब समझे, जब वो abuse of dominant position हुआ, या जब आपके साथ वो एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट हुआ, या जब उसका नेगेटिव इफेक्ट हुआ, वहां से 3 साल के अंदर आप केस कर सकते हैं। 3 साल तक अगर आपने केस नहीं किया, देन इन दैट केस सीसीआई आपकी एप्लीकेशन नहीं लेगा। इसको एक्चुअली लिमिटेशन पीरियड कहा जाता है। अभी जो बच्चे मॉड्यूल 1 पढ़ेंगे वो उसमें पढ़ेंगे, हर चीज का एक टाइम लिमिट है, ये वो लिमिटेशन पीरियड है कि कंप्लेन फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड कितना हो गया, 3 इयर्स। अगर 3 इयर्स तक आप कंप्लेन नहीं करते हैं तो वो टाइम बार्ड हो जाता है। ये लाइन सुनिए, टाइम बार्ड मतलब बियॉन्ड टाइम चला गया, अब हम केस फाइल नहीं कर सकते। अब ये पॉइंट्स जो हैं ये देखना हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ इनके 2-2 3-3 रीड करना। पहले हमको बताओ ये जो बोल्ड में लिखा है किस चीज के पॉइंट्स हैं। कमीशन शैल while determining whether an agreement has an appreciable adverse effect on competition have due regard to all or any of the following factor। अब बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे तो सबके 2-2 3-3 तो याद कर ही लीजिएगा। पहले बताओ ये किस चीज के फैक्टर्स हैं कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट है कि नहीं है। ठीक है, आपका अग्रीमेंट क्या हुआ, स्टार्टिंग से आपको समझ में आया, कोई एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट था, उसकी नोटिस किसको दी गई, सीसीआई को, या सीसीआई को खुद से पता चला या गवर्नमेंट ने दिया। इसके बाद सीसीआई क्या करेगा, इंक्वायरी करवाएगा। इंक्वायरी में कह रहे हैं इन फैक्टर्स को देख के वो जज करेगा कि वो अग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव है कि नहीं है। देखो जरा क्या फैक्टर्स है, लॉजिकली बताओ। फर्स्ट क्या है, क्रिएशन ऑफ बैरियर टू न्यू एंट्रेंट, मतलब अगर न्यू एंट्रेंट को वो बैरियर लगा रहे हैं इसका मतलब वो अग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव है। ड्राइविंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ द मार्केट, मतलब एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स को अगर वो बाहर निकाल रहे हैं इसका मतलब एंटी कॉम्पिटिटिव है। फोरक्लोजर ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन खत्म कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं। 2 लोग थे, कॉम्पिटिटर्स थे, दोनों ने मर्जर कर लिया या दोनों ने अग्रीमेंट कर लिया, एंटी कॉम्पिटिटिव। बेनिफिट्स और हार्म टू द कंज्यूमर, ये समझ गए, कंज्यूमर्स को कोई नुकसान हो रहा है या कंज्यूमर को ऐसा बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम कुछ मोनोपोली, जैसे जियो ने पहले फ्री में दिया, ऐसा कोई बेनिफिट जो लॉन्ग रन में दिख रहा है कि मोनोपोली क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर ये सारी चीजें हैं तो वो अग्रीमेंट क्या मान लिया जाता है, एंटी कॉम्पिटिटिव। हमें इसी तरह बताओ ये अगली हेडिंग के पॉइंट्स किस चीज के हैं, कि डोमिनेंट पोजीशन है कि नहीं। ये क्वेश्चन ना आते हैं एग्जाम में, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द अग्रीमेंट हैज एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट और नॉट। तो कम से कम 2-2 3-3 तो कर लेना। और ये किस चीज के हैं कि वो डोमिनेंट पोजीशन एंजॉय कर रहा है कि नहीं। पढ़ लेंगे 2-3 पॉइंट इसके पढ़ना, फिर इसके पढ़ लेना। अच्छा यही दोनों कर लो, फिर आगे दिए हैं पॉइंट्स। चलो यहाँ पे स्टॉप करेंगे, इन दोनों के पॉइंट्स आपको रीड करने हैं और उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन बाय कमीशन। बस एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। अभी थोड़ी देर पहले भी तो सीसीआई इंक्वायरी कर रहा था, फिर करने लग गया, वो किस चीज की थी, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। बहुत ध्यान से सेक्शन देखना एग्जाम में, वो सेक्शन देखो कौन सा था। नहीं नहीं, इंक्वायरी कौन से सेक्शन पे था, वो 19 की इंक्वायरी अगर है तो वो एंटी कॉम्पिटिटिव और अब्यूज ऑफ डोमिनेंस की है, और 20 की अगर इंक्वायरी है तो कॉम्बिनेशन की इंक्वायरी। याद रखना सेक्शंस, ठीक है, सेक्शन से आएगा ये चीज। चलो यहाँ पे स्टॉप करेंगे, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।